हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी की बुक, जिसमें कि हमने 6 की बुक कंप्लीट कर ली थी जियोग्राफी की, और आज हम 7th की भी हमने लगभग हाफ कंप्लीट कर ली थी। और आज हम देखेंगे 6 लेसन से 10 तक आज कंप्लीट हो जाएगी। तो देख लेते हैं जो 6 चैप्टर है वो है हमारा प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो था कि वनस्पतियों का विकास किन 2 कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है। तो देखते हैं कि जो वनस्पतियों का विकास है वो तापमान, नमी, ढाल, मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर निर्भर करता है। तो इसमें 2 कारक बताए गए थे, पर आपको पता होना चाहिए कि इन कारकों पर निर्भर करती है। अगला जो क्वेश्चन था वो था कि प्राकृतिक वनस्पतियों की 3 जो मुख्य श्रेणियां हैं उनको बताना है। तो इसमें वन आते हैं। वन में भी आप 6 टाइप लगभग देखेंगे, और जो घास स्थल भी लगभग 2 टाइप के होते हैं वो भी देखेंगे। जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं इनके बारे में भी देखेंगे आगे। तो वन क्या होते हैं? उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा होती है यहाँ पर, तो वन वहाँ पर होते हैं। और जो घास स्थल है यहाँ पर मध्यम वर्षा होती है, तो एक तरीके से घास वहाँ पर उगती है। और जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वो केवल शुष्क क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताइए। तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उनके जो पेड़ वहाँ पर उगते हैं उनके नाम बताने हैं। तो वो होते हैं भोज, ऊड हो गया, आबनूस हो गया और महोगनी हो गई। ये जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के कुछ एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। और ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप इन्हीं वन में पाया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि एनाकोंडा जो सांप होता है तो ये एक सांप की ही प्रजाति है। तो ये इन्हीं वनों में पाई जाती है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इन वनों में जो पेड़ होते हैं वो होते हैं जैसे कि शाल के, सागवान के और नीम तथा शीशम के वृक्ष पाए जाते हैं। और इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर जो होते हैं वो बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर, ये जो हैं यहाँ पर कुछ जानवर पाए जाते हैं। और ये जो पेड़ हो गए तो आपको पता होना चाहिए कि सागवान, साल, नीम, शीशम ये पेड़ होते हैं जो कि फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री के लिए उपयोगी होते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। और जो अगला क्वेश्चन था कि वो भूमध्य सागरीय जलवायु में किन फलों को उगाया जाता है। तो आपको पता है कि नींबू वंश जो है, सिट्रस, भूमध्य सागरीय जलवायु में उगाए जाते हैं। यहाँ पर फलों की अधिकता होती है, फल वगैरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है भूमध्य सागरीय जलवायु, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और अगला है शंकुधारी वन के 4 उपयोग बताने हैं। तो शंकुधारी जो वन होते हैं जो कि ऊंचाई हिमालय पे पाए जाते हैं, मतलब ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये लुगदी बनाने में काम आता है, माचिस की लकड़ी बनाने में काम आता है, और पैकिंग करने में तथा जंगली जानवरों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराने में इनका उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं शंकुधारी वन के 4 उपयोग। और इसमें ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। समशीतोष्ण सदाबहार वन जो होते हैं ये जंगल दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में पाए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए जो समशीतोष्ण सदाबहार वन होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन था मौसमी घास स्थल के बारे में बताना है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं। और जो काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं वो टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं। और कांटेदार जो झाड़ियां हैं वो गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु में मिलती हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। कटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है बंदर। और शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है चीड़। और आपको पता है इनका उपयोग आपने देख लिया था। और स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं मध्य एशिया में। और अगला क्वेश्चन मिलान वाला था जिसमें देख लेते हैं वालरस जो है एक ध्रुवीय जानवर है। देवदार का जो वृक्ष है वो नरम काष्ठ पेड़ होता है। और जैतून एक नींबू वंश सिट्रस का फल है, और जो कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पाया जाता है। और हाथी जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है। कंपोस्ट जो है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। और डाउन्स जो होते हैं वो डाउन इनको बोलते हैं जो कि अंटार्कटिका का शीतोष्ण घास स्थल है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं घास स्थल के बारे में। वनों के बारे में आगे और भी बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले हैं, 9th में भी आएंगे और 11th में भी आएंगे। तो उनके बारे में और भी एक्सप्लेनेशन उनकी देखेंगे आगे। तो घास स्थल के बारे में देख लेते हैं कि ये 2 टाइप के होते हैं, जिसमें कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल हो गया और शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल हो गया। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल भूमध्य रेखा के चारों तरफ पाए जाते हैं। जो भूमध्य रेखा होती है उसके चारों तरफ पाए जाते हैं। और ऊंचाई जो इसकी होती है 3 से 4 तक होती है, 3 से 4 मीटर तक होती है। और जो शीतोष्ण घास स्थल होते हैं
उनको हम देखते हैं कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। जितने भी महाद्वीप हैं उनके भीतरी भागों में शीतोष्ण घास स्थल पाए जाते हैं और जो आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। तो जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल होते हैं वो निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है और यहाँ हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। और जो शीतोष्ण घास स्थल होते हैं ये जंगली भैंस, बाइसन, एक गाय जैसी दिखती है, एक मतलब गाय की एक प्रजाति मान सकते हैं उसको, और एंटीलोप जो आदि जानवर पाए जाते हैं। और इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि पूर्वी अफ्रीका जो सवाना का घास स्थल है वो, जो कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल में आता है, और जो ब्राज़ील, कंपोज, वेनेजुएला, इलानोस, ये सब उष्णकटिबंधीय घास स्थल के एग्जाम्पल हैं। देख सकते हैं ये शीतोष्ण घास स्थल के एग्जाम्पल, जैसे कि अर्जेंटीना पम्पास, उत्तर अमेरिका प्रेयरी, दक्षिण अमेरिका वेल्ड, मध्य एशिया स्टेपीज और ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। तो ये आप देख सकते हैं ये सारे शीतोष्ण घास स्थल हैं। तो ये एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये घास स्थल के बारे में पूछा जाता है मिलान में, तो आप इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। और ये भी पूछ लेते हैं कि ये कौन सा घास स्थल है, मतलब उष्णकटिबंधीय या शीतोष्ण घास स्थल है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो अगला चैप्टर है वो है मानव, पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। तो इसको देख लेते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं परिवहन, जो कि है सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। तो ये 4 टाइप के हो गए परिवहन। और आगे है बस्ती की क्या होती है, तो ऐसा स्थान जहाँ लोग अपने रहने के लिए छोटे छोटे घर बनाते हैं, जहाँ उन्हें पानी और भूमि उपजाऊ आसानी से उपलब्ध हो सके। तो ये हो गया बस्ती, जहाँ पर रहते हैं छोटे छोटे घर बना करके, और वहाँ की जो भूमि होती है वो उपजाऊ होती है और वहाँ पर पानी वगैरह उनको मिल सके, इसलिए वहाँ पर रहते हैं वो। और तो अगला जो देखते हैं क्वेश्चन था कि ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप प्रकृति से जुड़े होते हैं, जैसे कि कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन, ये सब गांव के जो काम होते हैं, गांव में जो लोग रहते हैं वो लोग ये काम करते हैं, मतलब ये वहाँ के काम होते हैं। आगे है रेल मार्ग के 2 गुण क्या होते हैं, रेल मार्ग के गुण बताने हैं। तो ये होता है कि कम खर्च पर लोगों का एक शहर में दूसरे शहर में आना जाना, एक तरीके से उसमें सुविधा होती है, कम खर्च लगता है और भारी सामान को ढोने में काम आती है। तो ये हो गए रेल मार्ग के गुण। और आगे है टेलीफोन, रेडियो, समाचार पत्रों, टेलीविज़न, इंटरनेट के माध्यम से सूचना आदान प्रदान करने की प्रकृति को संचार कहते हैं। तो क्वेश्चन भी था ये कि संचार किसे बोलते हैं, तो ये संचार हो गया। और अगला है जनसंपर्क माध्यम, जैसे कि समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविज़न की मदद से हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ सूचनाएं साझा करते हैं। तो जनसंपर्क माध्यम भी देख सकते हैं आप। और अगला जो क्वेश्चन था वैकल्पिक के रूप में, कि विकल्प छांटने थे, तो इसमें जो पहला था कि जो संचार का साधन नहीं है, तो मेज नहीं है। सबवे क्या होता है, तो सबवे होता है सड़क का भूमिगत हिस्सा जो होता है, सड़क जो बनती है भूमि के अंदर बनती है, उसको हम सबवे बोलते हैं। और किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए जहाज़ या यातायात का साधन उपयुक्त होता है, तो आप इसको देख सकते हैं। मतलब ना तो हम बस, ट्रेन वगैरह से नहीं जा सकते, इसलिए हम जहाज़ का यूज़ करेंगे किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए। यातायात का साइकिल साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता, तो साइकिल में कोई प्रदूषण नहीं होता, इसलिए इसमें दिया गया कि कौन सा ऐसा साधन है जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। इसमें हमें आगे सही मिलान भी देखना है कि सही मिलान में इंटरनेट है, संचार का एक साधन है, नहर मार्ग है, अंतर्देशीय जल मार्ग है, मतलब आप एक ही देश में जा सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि नहर बहुत अलग अलग द्वीपों से जुड़ी हो या फिर अलग अलग देशों से जुड़ी हो तो वहाँ आप जा सको। तो आगे है नगरीय क्षेत्र जो होते हैं वो जहाँ ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं। आगे है सघन बस्ती के बारे में बताना है कि आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र जो होते हैं, आपको पता है बस्ती के बारे में, तो आपने ऊपर देख लिया था। अगला जो चैप्टर हमारा 8 नंबर का है मानव, पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश क्या होते हैं, तो इनको देखते हैं क्या होते हैं। इसमें मेनली उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेशों के बारे में बताना है। उष्णकटिबंधीय में आपको अमेज़न बेसिन के बारे में पढ़ने को मिलेगा और उपोष्ण प्रदेश में आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र की बेसिन के बारे में आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं। जो अमेज़न नदी है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश, मतलब भूमध्य रेखा के 10 नॉर्थ और 10 साउथ के मध्य में पाई जाती है। जैसे कि आपको पता है भूमध्य रेखा जो 0 इक्वेटर होती है वहाँ पर 10 नॉर्थ होती है अक्षांश और 10 साउथ होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके मध्य में जो एरिया होगा यहाँ पर अमेज़न बेसिन पाई जाती है। आगे इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि उन महाद्वीपों के नाम बताएं जो अमेज़न बेसिन में स्थित हैं। तो अमेज़न बेसिन में दक्षिण अमेरिका जो है वो अमेज़न बेसिन में स्थित है। तो इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी है कि ये नदी बेसिन जो है ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के कुछ भागों से प्रवाहित होती है। तो ऐसे ये कुछ एरिया हैं या कुछ ऐसे देश हैं जहाँ से होकर के अमेज़न नदी जो है वो बहती है, अमेज़न बेसिन जो है वहाँ से एक बहती है। तो आसपास ये कुछ देश हैं, तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा कि यहाँ से अमेज़न बेसिन का इनमें भी विस्तार है।
तो अगला जो है वो है अमेज़न बेसिन में लोग कौन सी फसल उपजाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो लोग हैं वो टोपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, और जो नकदी फसलों में कॉफ़ी, मक्का एवं कोको ये सब चीज़ें यहाँ पर उगाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो अमेज़न वर्षा वन में पाए जाने वाले पक्षी जो होते हैं वो टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पच्छती वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं अमेज़न बेसिन में, जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न है। मतलब भारत में ऐसे पक्षी नहीं पाए जाते हैं, एकदम अलग है उनसे। आगे गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर जो हैं वो प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ और पटना, ऐसे ये जो प्रमुख शहर हैं ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। और जो कोलकाता है ये हुगली नदी पर स्थित है, आपको ये याद रखना है, जो कोलकाता है वो हुगली नदी पर स्थित है। आगे है एक सींग वाला गैंडा जो है वो ब्रह्मपुत्र मैदानों में पाया जाता है। तो ब्रह्मपुत्र के मैदानों में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। सही मिलान में है सूती कपड़े जो हैं वाराणसी में प्रसिद्ध है। मलोका ढालू छत को बोलते हैं, मतलब वहाँ पर एक ऐसी जाति रहती है जहाँ पर ढालू छतें बनाई जाती हैं अमेज़न बेसिन में, क्योंकि वहाँ पर बारिश वगैरह बहुत होती है, तो ऐसी छतें बनाई जाती हैं ताकि वहाँ पर पानी ना भरे। और आगे है पिरान्या मत्स्य, मतलब एक पिरान्या एक मछली का नाम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मत्स्य एक प्रजाति है ये। रेशम कीट रेशम पालन के लिए यूज़ करा जाता है। जो काजीरंगा है ये असम में है। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं अमेज़न बेसिन के बारे में कि ये बहुत सारी सहायक नदियों से मिलकर बनने को ही बेसिन कहते हैं। मतलब बेसिन की ये डेफिनेशन है कि बेसिन किसे बोलते हैं। और आगे है जलवायु की, जो अमेज़न बेसिन है वहाँ की जलवायु कैसी होती है। तो भूमध्य रेखा के आसपास होने के कारण पूरे वर्ष गर्म और एवं नम जलवायु, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और वहाँ की जो जलवायु होती है बहुत ही नम होती है, मतलब हमेशा आर्द्रता बनी रहती है। और वहाँ की एक पद्धति है यहाँ पर कर्तन एवं दहन की, मतलब जंगलों को पहले साफ़ किया जाता है फिर जलाया जाता है। उसके बाद वहाँ पर भूमि मतलब जो होती है वो उपजाऊ होती है, तो उसमें कृषि करी जाती है। फिर जब उपजाऊपन उसका ख़त्म हो जाता है फिर उसको छोड़ देते हैं और फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। वहाँ पर फिर जंगलों को काट करके जलाते हैं, फिर साफ़ करते हैं, फिर वहाँ पर कृषि होती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये कर्तन एवं दहन की पद्धति भी अमेज़न बेसिन में देखी जाती है। आगे है मौसम, दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। प्रतिदिन वर्षा बिना किसी पूर्व चेतावनी के होती है, और जो दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च रहती है, और रात में तापमान तो कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही रहती है। आगे प्राणी जो पाए जाते हैं अमेज़न बेसिन में वो बंदर है, स्लाथ है, और चींटी खाने वाला टैपीर है, और सांप की सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे कि सांप, मगर और अजगर और तथा एनाकोंडा और एवं बोआ की कुछ प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। आगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में है कि यह पोष में 10 नॉर्थ से 30 नॉर्थ अक्षांश के मध्य में स्थित है। तो आपको पता है जो इक्वेटर है, मतलब 0 अक्षांश जो है वहाँ से हमें जो हमारा इंडिया है वो नॉर्थ में है। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है वो 10 नॉर्थ और 30 नॉर्थ तक फैला हुआ है। तो नॉर्थ इसलिए है क्योंकि ये इक्वेटर के उत्तर में है। और इसमें आगे है कि घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इससे अपवाहित होती हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होगा क्योंकि उपजाऊ भूमि होने के कारण यहाँ पर फसलें भी उगाई जाती है, जैसे कि गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा। नकदी फसल में आता है जूट और गन्ना। का जो पॉइंट है वो है उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये जो पेड़ है ये इंडिया में जो है उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला जो चैप्टर है नंबर 9 का, जो कि है शीतोष्ण घास स्थल के बारे में बताना है कि वहाँ पर जीवन जो होता है वो कैसा होता है। आपको पता है उष्णकटिबंधीय घास स्थल देखे थे आपने और शीतोष्ण घास स्थल देखे थे, तो आपको शीतोष्ण घास स्थल के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जो क्वेश्चन था कि उत्तर अमेरिकी शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है, तो उत्तर अमेरिकी शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा की प्रिएटा से हुई है। अर्थ इसका होता है शाद्वल। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है। और अगला जो क्वेश्चन था कि उत्तर अमेरिकी घास स्थल के पशु चरागाह को क्या कहते हैं। तो जो उत्तर अमेरिकी जो घास स्थल है, जैसे आपने प्रेरी को देखा था, इसका जो चरागाह होता है उसको रेंच कहते हैं। उनकी देखभाल करने वाले को, मतलब जो पशु होते हैं उनकी जो देखभाल करते हैं उनको कौ बॉय कहते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। और जो तीसरा क्वेश्चन था कि वेल्ड को अपवाहित करने वाली नदियों के नाम बताइए। तो वेल्ड को जो अपवाहित करने वाली जो नदियाँ हैं वो हैं ऑरेंज, लिम्पोपो नदी, और उनकी सहायक नदियाँ हैं वो वेल्ड को अपवाहित करती हैं। तो अगला जो था कि वेल्ड में वर्षा ऋतु कब आती है, तो देख सकते हैं वेल्ड में वर्षा ऋतु होती है वो नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जब ठंडी होती है, मतलब ये एक सदर्न एरिया बताया गया है, दक्षिण अफ्रीका का एरिया है, तो वहाँ पर नवंबर से फरवरी के बीच में मतलब गर्मी होती है, वहाँ पर वर्षा भी तभी होती है। और इसमें है दक्षिण अफ्रीका घास स्थल के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय होता है वो भेड़ पालन होता है, और दूध का भी एक तरीके से अच्छा स्रोत है ये, और व्यवसाय का भी एक मुख्य स्रोत है।
जो अमेरिकी मूल निवासी होते हैं उनको रेड इंडियन बोलते हैं, और अन्य में अपाची, क्रो, क्री तथा पौनी, ये कुछ जातियाँ या प्रजातियाँ होती हैं जो प्रेरी में निवास करती हैं। तो कभी कभी ये एग्जाम्पल में ही दे देते हैं कि जो क्रो और क्री प्रजातियाँ हैं ये कहाँ पर कौन से घास स्थल में पाई जाती हैं, तो आपको याद नहीं होता क्योंकि ये कुछ नए नए नाम लगते हैं, तो इनको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बुक में। अगला जो क्वेश्चन वैकल्पिक के रूप में है कि विकल्प छांटने थे उसमें, तो मिसिसिपी जो नदी अपवाहित होती है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है, और इसमें जो कनाडा में होती है वो सास्केचुआन होती है। तो आपको पता है जो प्रेरी है वो लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फैला हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगला जो है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत जो है वेल्ड के पश्चिम में स्थित है। तो आपको पता है वेल्ड जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, मतलब यहाँ की जो बारिश होगी वो ग्रीष्म काल में होती है। तो इसका जो गर्मी का जो मौसम होता है वो नवंबर से स्टार्ट होता है फरवरी के बीच में, तो वहाँ पर बारिश भी नवंबर से फरवरी में ही होती है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं प्रेरी से। तो प्रेरी में क्या होगा कि अगर वेल्ड में अगर गर्मी का मौसम है तो यहाँ पर ठंडी का मौसम होगा, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं, वो नॉर्थ एरिया में है। तो आगे है मेरिनो, जो है भेड़ की प्रजाति है, दुग्ध उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। एक तरीके से मेरिनो भेड़ की प्रजाति है, मतलब आपको पता है, तो भेड़ के बारे में आपने ऊपर देखा था। आगे है किम्बरले, जो है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। और आगे है सही मिलान में देखते हैं काउबॉय। तो आपने देख लिया था कि प्रेरी में मतलब जो प्रेरी घास स्थल है वहाँ पर काउबॉय होते हैं, मतलब जो पशुओं की देखभाल करते हैं। तो प्रेरी को दुनिया के भंडार के रूप में जाना जाता है, भंडार गृह के रूप में जाना जाता है एक्चुअली, क्योंकि आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। और यहाँ पर गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको भंडार गृह के रूप में जाना जाता है। आगे है सोना, जो है जोहान्सबर्ग में पाया जाता है। कुड़ू जो है पशु के लिए जाना जाता है, पशु एक है वो। और चिनूक जो है गर्म पवन है, मतलब शीत ऋतु में बहती है जो नी पवन है। और जो कोयला है वो लोहा एवं इस्पात, मतलब एक खनिज से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है हमारा रेगिस्तान में जीवन। तो रेगिस्तान में आपको पता है कि ये विश्व में दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो गर्म रेगिस्तान हो गया, एक ठंडा रेगिस्तान हो गया। तो गर्म में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल जो है वो गर्म रेगिस्तान का एग्जाम्पल है, और जो ठंडा रेगिस्तान है उसको लद्दाख में आप देख सकते हैं। और अगला देखते हैं कि जो गर्म रेगिस्तान मतलब सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है, जो 11 देशों में फैला है, जैसे कि मैरितानिया हो गया, पश्चिमी सहारा, और मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, ट्यूनीशिया। तो ये आप देख सकते हैं, मैपिंग भी इनकी कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो अगला जो है वो है लद्दाख की जलवायुगत परिस्थितियाँ निम्न हैं, वो देखते हैं कि क्या क्या है। यहाँ की जो जलवायु है अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है या है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी अगला है लद्दाख क्षेत्र जो है वो 3000 मीटर से 8000 मीटर तक ऊँचा क्षेत्र है, इसलिए इस ऊँचाई पर वायु की परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। और जो लद्दाख क्षेत्र के उत्तर में काराकोरम रेंज है और दक्षिण में है जास्कर पर्वत, और यहाँ पर जो ग्लेशियर पाया जाता है वो गंगरी ग्लेशियर है। और अगला जो पॉइंट है वो है ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक होता है, और जो रात का तापमान है वो शून्य से लेकर के -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। और अगला है शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है, तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है ठंडियों में। अगला जो है यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, मतलब यहाँ पर वर्षा वगैरह बहुत ही कम होती है, अतः यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। तो आप इसको देख सकते हैं। और यह क्षेत्र जो है वहाँ पर बर्फीली हवाएं चला करती हैं। और लद्दाख में गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों व हिम नदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटन आकर्षण है, मतलब एक तरीके से यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वो सब इन सब चीज़ों को देखते हैं। अगला है सहारा रेगिस्तान के लोग जो हैं वो धूल भरी आंधियों से बचने के लिए तथा गर्म वायु से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। तो ये अगला पॉइंट है एक्स्ट्रा अलग से, तो आप इसको देख सकते हैं। और जो अगला है वो है लद्दाख में उगने वाले जो पेड़ों के नाम हैं वो हैं सरपत, विलो तथा पॉपुलर के उपवर मिलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, सुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ मिलते हैं, तो आप इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से। आगे है सहारा अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। तो आपको पता है कि जो सहारा अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है, सहारा गर्म रेगिस्तान है, आपको पता है। लद्दाख जो है वो रेगिस्तान के अधिकांश निवासी बौद्ध एवं मुसलमान हैं। जो लद्दाख है वहाँ पर मैक्सिमम जो लोग रहते हैं वो बौद्ध और मुसलमान हैं। और रेगिस्तान की विशेषता है कि विरल वनस्पति होगी, तो उसको हम रेगिस्तान बोलेंगे। तो जैसे ही आप रेगिस्तान का नाम सुनते हैं एक इमेज बन जाती है दिमाग में कि हाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत होती होगी, ये है वो है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो डिपेंड करता है कैसा रेगिस्तान है। जैसे आपने ऊपर देखा था कि गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है, तो अलग अलग होता है। तो आप एक मेन विशेषता जो होती है वो विरल वनस्पति होती है, मतलब वनस्पति जो होती है बहुत ही वहाँ पर कम पाई जाती है। आगे है लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, जो कि बौद्ध मठ के लिए जाना जाता है। आगे मिस्र जो है वो कपास फसल के लिए प्रसिद्ध है। आगे सही मिलान है। मरुद्यान किसे बोलते हैं? जल के साथ गर्त जो बनता है उसको मरुद्यान बोलते हैं। तब जहाँ पर रेगिस्तान होता है वहाँ पर कुछ जो रेत होती है वो उड़ के बाहर चली जाती है, वहाँ पर जो भूमिगत जल होता है वो ऊपर आ जाता है, तो वहाँ पर मरुद्यान बन जाते हैं।
तो आगे है बेदुइन जो कि सहारा निवासी होते हैं, और तुआरेग भी सहारा निवासी होते हैं, तो इनको आप ऐड कर लीजिए इसी में। और आगे है तेल जो कि लीबिया में पाया जाता है, और मैग्री हिमनद है, और लामायूरू बौद्ध मठ है। तो आगे है जब हवा रेत को उड़ा देती है तो अवसाद बनते हैं गड्ढों में जहाँ भूमिगत जल सतह पर पहुँचता है। एक नखस्थल मतलब जिसको हम ओएसिस बोलते हैं, ये क्षेत्र जो है उपजाऊ होता है, यहाँ पर लोग जल निकायों के आसपास बस सकते हैं और खजूर और अन्य फसलें उगा सकते हैं। कभी नखलिस्तान असामान्य रूप से बड़ा हो सकता है, तो ये मेनली होता है रेगिस्तानी एरिया में, जैसे आपने मरुद्यान वगैरह को देखा था वो होता है। ये हो गया आज का हमारा लेसन कंप्लीट, और ये बुक भी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।